अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट बोर्ड्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बोर्ड। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। और आज प्रोग्राम में कुछ बहुत ही दिलचस्प चैंपियन, जी हाँ आपने सही सुना, यूएफए चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस हुए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। और ये राउंड 2 के मैचेस थे, यानी नॉकआउट स्टेज थी। जो भी टीम हारेगी वो बाहर जाएगी और वो बाहर जा चुकी हैं। कौन सी वो टीम थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे सर एलेक्स फर्गसन को नहीं भूल सकते फीफा की तारीख में जो उनकी खदमात हैं और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो उनकी खदमात हैं। तो उनका लास्ट सीज़न जो है वो कैसा रहा था यूनाइटेड के साथ और किस नोट पे उन्होंने अपना इख्तिताम किया था करियर का, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है जो कि आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के हवाले से भी आज जो है वो एक हमने वीडियो भी ऐड किया है जिसमें इंग्लैंड के जो क्लब हैं स्विंडन जो है टाउन, उन्होंने जो है वो कोलैबोरेशन किया पाकिस्तान ने कि विमेन जो फीफा की टीम है उसके साथ, और वो क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ कुछ ट्वीट्स हैं और कुछ वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं यूएफए चैंपियंस लीग का, ये मैच राउंड ऑफ 16 लेग 2, और ये मैच खेला गया है चेल्सी वर्सेस डॉर्टमुंड के दरमियान। बहुत ही शानदार मैच, और यहाँ पे चेल्सी को काफ़ी क्रिटिसाइज हम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और शायद उस क्रिटिसिज्म का कुछ फ़ायदा हो ही गया है क्योंकि चेल्सी ने ये मैच अपने नाम कर लिया 2-0 से। इससे पहले जो है वो डॉर्टमुंड मैच जीत चुका था अपनी पहली लेग का 1-0 से, लेकिन ये मैच जो है वो चेल्सी ने 2-0 से जीत कर इस चैंपियनशिप के लिए जो है वो लेग 2 में वो अपनी विन हासिल की है और नॉकआउट कर दिया डॉर्टमुंड को। स्टैट्स पे एक नज़र डालें। स्टैट्स पे जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉट्स 13 थे चेल्सी के पास, 13 ही थे। डॉर्टमुंड के पास शॉट्स ऑन टारगेट जो थे वो 4 थे डॉर्टमुंड के पास, जबकि 4 ही थे चेल्सी के पास। पोजेशन 61% था डॉर्टमुंड के पास, चेल्सी के पास कम पोजेशन था 39%। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, और येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं। कॉर्नर्स यहाँ पर 3 मिले हैं डॉर्टमुंड को जबकि 5 मिले हैं चेल्सी को। लेग 2 का अफरीदी ये मैच 2-0 से चेल्सी ने नाम कर लिया अपने डॉर्टमुंड। कदर अच्छी टीम नज़र आ रही थी पिछले कुछ मैचेस में, अपनी लीग में भी बड़ा अच्छा खेल रही थी, लेकिन यहाँ पे फाइनली चेल्सी के लिए कितनी बड़ी विन थी, स्पेशली इस स्टेज पे लेग 2 थी ये यूएफए चैंपियंस लीग की। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच था, ना सिर्फ चेल्सी के लिए बल्कि उनके मैनेजर ग्रैहम पॉटर के लिए। और मोस्टली लोगों की जो हमदर्दियाँ थी वो ग्रैहम पॉटर के साथ थी कि उनके ऊपर जो सैक वाली तलवार थी वो बहुत ज़्यादा लटक रही थी काफ़ी मैचेस से, पिछले 3-4 मैचेस से, कि अभी सैक हो जाएंगे, अभी सैक हो जाएंगे। और ये तो ऑलमोस्ट इवन पंडित्स कह भी रहे थे कि इस मैच से पहले अगर सैक कर देते, और अगर सैक करना ही है तो इस मैच से पहले करते ताकि कोई मैनेजर आके यूएफए चैंपियंस लीग को तो बचा लेना। प्रीमियर लीग तो वैसे भी हाथ से निकल चुकी है। इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स करके भी चेल्सी की परफॉर्मेंसेस इंप्रूव नहीं हो रही थी। बड़े प्लेयर्स खरीदे, जनवरी ट्रांसफर विंडो में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने स्पेंडिंग की। टॉड बेली जो कि न्यू ऑनर आए हैं, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, मैनेजर चेंज कर लिया, बेस्ट प्लेयर्स खरीद लिए, लेकिन चेल्सी की परफॉर्मेंसेस जो थी वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। अब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अभी भी करंटली चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन फिनिशिंग जो है ना वो फिनिशिंग बूट्स मिसिंग है प्लेयर्स के, और बहुत ही अच्छा एक चांस क्रिएट कर लेते हैं और एंड में कुछ तो किस्मत भी साथ नहीं देती और कुछ प्लेयर्स मिसिंग कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से 2-4 थी, और ये एक ऐसा मैच था जो इनका ये करंट सीज़न थोड़ा सा बचा सकती थी, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो ऑलरेडी मतलब चैंपियंस लीग स्पॉट से भी आउट हैं और बहुत मुश्किल होगा टॉप 6 में भी आना। लेकिन चैंपियंस लीग का जो राउंड ऑफ 16 था, ये मैच अगर जीते, ऑल दो लेग फर्स्ट जो थे वो हार चुके थे 1-0, और इनको एटलीस्ट 2 गोल्स चाहिए थे आगे प्रोग्रेस करने के लिए। और क्योंकि चेल्सी की डिफेंस काफ़ी अच्छी है और ग्रैहम पॉटर की ये एक खूबी रही है बहुत अरसे से, इवन ब्राइटन में भी, कि वो उनके जो डिफेंडर्स थे और डिफेंसिव टीम थी वो बहुत अच्छा थी और क्लीन शीट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे। ऑल दो ग्रैहम पॉटर के साथ ब्राइटन में भी ये इशू था कि वो अपने स्ट्राइक फोर्स से उस तरह से काम नहीं ले पाते थे जिस तरह वो अपने डिफेंडर से ले पाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चेल्सी ने 2-0 से डॉर्टमुंड को हराया है, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आया पहले वाली चेल्सी में और अब वाली चेल्सी में? ग्रैहम पॉटर की आपको कोई इसमें नज़र आई है एज अ मैनेजर, वो स्किल्स या वो स्ट्रेटजीज नज़र आई हैं जिसने चेल्सी को हेल्प आउट किया ये मैच जीतने के लिए? बिल्कुल, मोस्टली हमें डेस्परेशन नज़र आई, और मैच से पहले भी उन्होंने एक प्ली की थी फैंस को कि आपने मैच के दौरान प्लेयर्स के पीछे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जितनी पॉसिबल हो
पूरे मैच के दौरान आपने फुल नॉइज़ क्रिएट करनी है पिच के दौरान, और मैच के दौरान भी हमें नज़र आया प्रॉपर, इवन इसके ऊपर द एथलेटिक में भी आर्टिकल था कि ग्राहम पॉटर के रिएक्शंस थ्रू आउट द मैच क्या थे, और वो भी उतना ही महसूस कर रहे थे मैच के दौरान जितना फैंस महसूस कर रहे थे। हर चांस के साथ वो ऊपर नीचे उनके इमोशंस होते, और क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो वाकई में समझ रहे हैं कि डू और डाई ये मैच है, अगर इसमें कुछ हो गया तो सही है, वरना कश्ती जो है वो एटलीस्ट ग्राहम पॉटर की तो डूब जाती है अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता। लेकिन और हमें वो भी देखने को मिला कि आप देखें कि मैच में काई हावर्ट्स को चांस मिलता है, बहुत ही शानदार तरीके से आगे जाते हैं और शूट मारते हैं, और मतलब एक ऐसे नज़र आ रहा होता कि गोल के अंदर ही बॉल जा रहा है, लेकिन एकदम से बॉल टर्न करती है, पोल को लग के दूसरी साइड से जाती है और दूसरे पोल के करीब से होके जाती है। और मोस्टली इस तरह के गोल्स और चांसेस हमें देखने को मिलते हैं कि एक पोल से लग के वो फिर गोल के अंदर ही चली जाती है। और हमने देखा कि रहीम स्टर्लिंग को चांस मिलता है और एक चांस जो मिलता है वो मिस कर देते हैं, और दूसरा मिलता है तो ऑफसाइड हो जाते हैं। काई हावर्ट्स दूसरे चांस को जब फिनिश करते हैं तो वो ऑफसाइड हो जाते हैं। तो साफ नजर आ रहा था कि किस्मत जो है वो चेल्सी का साथ नहीं दे रही, और जो चांसेस मिल रहे थे या तो वो ऑफसाइड, मतलब पहले तो 3-4 ऐसे चांसेस थे जो क्लियर कट चांसेस थे, जो कि किसी और दिन कोई और टीम या इससे वीकर टीम और वीकर प्लेयर्स फिनिश कर लेते, लेकिन चेल्सी से फिनिश नहीं हो रहे थे, और जो फिनिश किया भी काई हावर्ट्स ने वो ऑफसाइड हो गया। तो लग रहा था कि किस्मत भी इनका साथ नहीं दे रही, लेकिन उस किस्मत का साथ ना देने पे डॉर्टमुंड ने कितना फायदा उठाया, उनको क्यों नहीं उन्होंने फायदा उठाया? सिफर एक गोल भी नहीं कर सके, और आपको नहीं लगता कि अगर एक गोल भी कर लेते तो फिर शायद मामला कुछ और होता? अब जब आप पहले लेग में लीड ले चुके होते हैं और दूसरे लेग में आप अवे में जाते हैं, मतलब चेल्सी का होम था, तो उसमें आपके पास एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है कि आप काउंटर अटैक पे अगर एक भी गोल कर लेना तो जो 2 गोल्स पहले करने थे चेल्सी को वो 3 में कन्वर्ट हो जाते। तो इसी तरह फिगर जो है डबल होती जाती है, और डॉर्टमुंड की यही स्ट्रेटेजी इस मैच में होनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो 1-0 से आगे थे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी लीड को प्रोटेक्ट करना था। दूसरा ये कि उनके फेवर में अगर मैं बात करूं तो उनके मेन प्लेयर्स जिसकी वजह से डॉर्टमुंड इस साल एक भी मैच नहीं हारी थी और 10 के 10 मैचेस जीते थे इससे पहले, वो जो मेन प्लेयर्स थे, अब एडेयामी जिसने पहले मैच में 1-0 जो लीड ली के आए थे डॉर्टमुंड अपने ग्राउंड में, उसमें एडेयामी ने बहुत ही शानदार गोल स्कोर किया था, वो भी इंजरी की वजह से नहीं थे। क्रिस्टोफर मकूकू जो उनके मेन एक अटैकिंग थ्रेट है, वो भी इंजरी की वजह से नहीं थे। उनके जो गोलकीपर है जो अभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इंजरी के बायस नहीं थे। तो 3 आपके मेन प्लेयर्स, मतलब उनके पास सब्स्टिट्यूट बेंच पे कोई प्लेयर ही नहीं था टर्जिच के पास कि वो सब्स्टिट्यूट करके उसको लेके आए। अब कैंसर अफेक्टेड हालर जो हैं वो रिसेंटली कैंसर से वापस आए हैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़के, तो उन्होंने तो वैसे भी पूरा मैच नहीं खेलना था, अभी इतना स्टेमिना ही नहीं है उनका। उनको रिप्लेस करने के लिए आपके पास स्ट्राइकर ही कोई नहीं है बेंच पे जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। 20 साल जो नौजवान थे वो उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर नहीं सकते, वो तो आहिस्ता आहिस्ता 5-10 मिनट एंड में आके उन मैचेस में उनको मिलता है जो जीत रहे होते हैं। अब इतना क्रूशल मैच था, तो श्लोटरबर्ग और सूले जो थे सेंट्रल डिफेंडर्स थे, उनको एंड में आके अटैकिंग फोर्स बनना पड़ा और अटैक्स में हिस्सा लेना पड़ा। बेसिकली डॉर्टमुंड के पास प्लेयर्स की कमी की वजह से जो है वो ये चेल्सी को मौका मिला कि वो ये मैच जीत सके। आपको लगता है कि डॉर्टमुंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ्स के साथ जाती तो फिर चेल्सी के लिए मुश्किल था? वाकई में मुश्किल था, और ऐसे चांसेस मिले कि अगर उनके जो टॉप 11 प्लेयर्स हैं जो अभी इस सीजन खेल रहे हैं, इवन अगर मुकूकू बेशक ना होते, एडेयामी भी होते, क्योंकि एडेयामी बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। लेकिन इस मैच में ऑफ कोर्स चेल्सी जीता है, तो हमने जो प्लेयर फीचर किए हैं वो आपको दिखाते हैं, और वो हैं काई हावर्ट्स। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही इस मैच में, और ये स्टैट्स आपके सामने 8.6 रेटिंग, गोल्स 1 हैं, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, एक्यूरेट पासेस 87% थे, पासेस इनटू फाइनल 37 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी। काई हावर्ट्स को किस तरह देखते हैं और आने वाले अब मैचेस में चेल्सी के लिए किस तरह आप इनको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं?
बहुत ही क्रिटिसाइज होते हैं काई हावर्ड्स, क्योंकि एक तरह से स्ट्राइकर खेलते हैं अपनी टीम के लिए और चांसेस बहुत ज़्यादा मिस आज करते भी हैं। हो जाते वैसे अगर पेनल्टी मिस पे वो फैसला दोबारा ना होता तो। हाँ वैसे ये तो है ऑब्वियसली। ओवरऑल मैच उनका अच्छा गया था, लेकिन फिनिशिंग टच जो है वो मिसिंग है। 2021 का यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल भी इन्होंने जितवाया था, वो जो एक गोल हुआ था उसमें काई हावर्ड्स ने स्कोर किया था। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। मैच से पहले भी ग्रैहम पॉटर ने इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया था और कहा था कि काई हावर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही मीडिया में क्रिटिसाइज किया जाता है और वो इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करे। यहाँ जर्मनी के ये प्लेयर काई हावर्ड्स बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस रही है। अफरीदी, ये रेफरिंग के डिसीजंस के ऊपर काफ़ी जूड बेलिंगम जो है उन्होंने भी revealed fury at joke refereeing decisions in Dortmund loss at Chelsea। ये क्या अब इसका लाइक ऐसी ही बातें होती रहेंगी क्या है ये? ऑब्वियसली जब इस तरह का कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो दूसरी टीम जो है वो खास करके जब वो ही एक डिसीजन जो है पूरे मैच का बाइस बनता है, फैसला हो आपको जाता लगता है सेफ साइड वो ढूंढते हैं कि चलो जी वो देखे ना वो तो हो गया था वरना हम शायद कुछ कर लेते, लेकिन जीत होती है जो कि चेल्सी जीत गया है और डॉर्टमुंड हार गई है। ये यूएफए चैंपियंस लीग का याद रहे ये राउंड ऑफ 16 की लेग 2 थी। पहला जो मैच थे वो हारी थी चेल्सी 1-0 से। और अफरीदी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि गोल्स के ऊपर जो है वो नॉकआउट होते हैं आप अगर गोल्स कम है, ये थोड़ा सा समझा दें। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल 2 लेग्स होती हैं फाइनल तक, फाइनल पर एक ही लेग होता है और वो न्यूट्रल ग्राउंड में होता है। राउंड ऑफ 16, अभी इसके बाद क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल, इसमें 2-2 लेग्स होती हैं। एक टीम जो होम होती है और फिर अवे जाके खेलती है, उसमें ओवरऑल अगर किसी के दोनों लेग्स के कंबाइंड गोल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैच भी जीत भी जाते हैं और दूसरा हार जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द डे गोल्स किसके ज्यादा हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता है बात, और वो सेकंड लेग में होता है। फर्स्ट लेग में अगर ड्रॉ भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाता। सेकंड लेग में फिर अगर ड्रॉ है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। बिल्कुल, और एक्स्ट्रा टाइम में भी अगर खत्म हो जाए फिर पेनल्टीज। एग्जैक्टली, और ये यूएफए चैंपियंस लीग के कुछ रूल्स। अब नेक्स्ट जो मैच हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट मैच था, बेनफिका वर्सेस क्लब ब्रूज के दरमियान ये मैच हुआ है। ये भी लेग 2 का मैच था राउंड ऑफ 16 का, और ये 5-1 से क्लब ब्रूज हार गई है और बेनफिका ने ये मैच जीत लिया है 5-1 से। और क्लब ब्रूज के ऊपर इतना मैंने एम्फसाइज क्यों किया, क्योंकि क्लब ब्रूज जो है बड़ा अच्छा खेल रहा था और हमें लग रहा था इन्होंने अपने ग्रुप में भी बड़ा ज़बरदस्त खेला था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना, और एक ऐसी शिकस्त का सामना जो काफ़ी याद रखेगा क्लब ब्रूज, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कि क्या है स्टैट्स की सूरत हाल। ये आप देखें स्टैट्स, शॉट्स 13 थे क्लब ब्रूज के पास जबकि 20 थे यहाँ पे बेनफिका के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे क्लब ब्रूज के पास जबकि शॉट्स ऑन टारगेट बेनफिका के पास 8 थे। पोजीशन भी आप देख रहे हैं बेनफिका के पास ज़्यादा था 60%। फाउल्स भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, पासेस में भी ज़्यादा था बेनफिका। कॉर्नर्स यहाँ पे ब्रूज को ज़्यादा मिले लेकिन कॉर्नर्स कैसे को फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने एक ही गोल करने में कामयाब हुए। और फिर ही बेनफिका फाइनली क्लब ब्रूज को नॉकआउट कर दिया। उन्होंने परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं बेनफिका की, और क्लब ब्रूज तो बाहर हो गए लेकिन बाकी आगे आने वाले मैचेस में बेनफिका की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं बाकी टीम्स के लिए? बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और ये एक ऐसी टीम है जिसको जो बाकी टीम्स हैं वो चाहेंगी भी कि इनके साथ इनका क्वार्टर फाइनल आए और नहीं भी चाहेंगे, क्योंकि ये एक अंडरडॉग टीम है और किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। खास करके इनके जो यंग टैलेंट्स हैं इनके पास, ऑल्दो एंजो फर्नांडिस चेल्सी चले गए हैं जो इनके मेन की प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना नॉट स्लोइंग डाउन, इनकी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस को कम नहीं होने दे रहे। अभी गोंसालो रामोस आगे आ गए हैं और वो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। जाओ मारियो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो पोर्चुगल का जो अभी करंट टैलेंट है जो आगे वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल के साथ फ्लरिश कर रहा है बेनफिका में। एग्जैक्टली, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो नन अदर देन गोंजालो रामोस को हमने फीचर किया है। ये दोबारा से आपको याद दिला, ये पहले स्टैट्स आप देख रहे हैं 9.3 इनकी रेटिंग थी, गोल्स जो की, असिस्ट भी किया, एक एक्यूरेट पास 73% थे, XG फैक्टर जो है वो 1.10 था, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी। और ये वही प्लेयर हैं नाजरीन जो कि वर्ल्ड कप में पुर्तगाल में रोनाल्डो के सब्सटीट्यूट होके आए थे, या सब्सटीट्यूट नहीं तो उनको बेंच पे बिठाया था और इनको खिलाया गया था, और इन्होंने फिर उस मैच में वर्ल्ड कप में हैट्रिक कर दी थी और अपनी टीम के लिए वो मैच जीता था। उसके बाद से काफ़ी चहमगोइयाँ हुई कि रोनाल्डो के लिए तो अब शायद जगह बाकी ना बचे क्योंकि खेले इतना अच्छा था, और उसके बाद फिर इन्हीं को खिलाते रहे वो।
एक्चुअली में उसके बाद फिर मोरक्को के साथ मैच था और क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक की थी तो इनको तो बेंच कर नहीं सकते थे। स्टार्ट इन्हीं से करवाया था, लेकिन मोरक्को की डिफेंस ही इतना अच्छा खेल रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि उनके अगेंस्ट गोल कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर एंड में रोनाल्डो आ गए थे, उनको भी कहा आप भी आ जाओ भैया, आप भी हिस्सा डाल लें, लेकिन ये प्लेयर ने बड़ा ज़बरदस्त, इनका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप रामोस? बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और पोर्चुगल का जो जनरेशन है अभी वो गोल्डन जनरेशन की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सारे अभी यंग है। जॉन फिलिक्स जो चेल्सी के लिए खेलते हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट सी जो है वो सिर्फ लैक करते हैं। ये सारे गोंसालो रामोस, ये सारे यंग प्लेयर हैं, अभी पॉलिश होंगे और कंसिस्टेंसी खतरनाक, यानी ये आगे आने वाले वो जो टैग्स हैं GOAT वाले वो भी इनको मिल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अगर रोनाल्डो किसी तरह अपने आप को उस वर्ल्ड कप में जगह बनाए पोर्चुगल टीम में, तो पोर्चुगल की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होगी आने वाले वर्ल्ड कप में। वो 42-43 साल के हो जाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो? वैसे ही बेंच पे बैठते हैं वो, जब वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं 40 के बाद तो वैसे इंसान को अकल आ जाती है, तो उसके बाद तो जो है वो नहीं खेलना चाहिए। एनीवेज कोई पता नहीं, ये प्लेयर्स हैं, इनका पैशन भी है। यहाँ पे ये कुछ सूरत हाल थी यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस की, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम की सबसे पहली ट्वीट शामिल करते हैं और ये है लिवरपूल के हवाले से। UEFA to refund Liverpool fans for Paris Champions League final fiasco. UEFA said Tuesday it will reimburse all Liverpool supporters who attended last year's chaos hit Champions League final against Real Madrid at the Stade de France in Paris. अफरीदी, ये क्या हुआ था लास्ट ईयर? एक्चुअली में फाइनल मैच की जो इंतज़ामिया थी वो फेल हो गई थी। एक्चुअली ये फाइनल मैच होना था यूक्रेन में, रशिया में, और क्योंकि वो यूक्रेन के साथ जंग पे थी तो उन्होंने इसको रशिया से ले लिया था फाइनल के, रशिया में नहीं होगा, तो फिर एकदम से पेरिस को दे दिया। पेरिस प्रॉपर इतने कम टाइम में वो इंतज़ामात सही नहीं कर पाया, और फिर जब रिपोर्ट आई कि ये सारा गहमा गहमी और केओस क्यों हुआ था, तो यूएफए के ऊपर बात आ गई कि आपकी मिसमैनेजमेंट थी। तो पहले तो यूएफए मान ही नहीं रहे थे कि उनकी वजह से केओस हुआ है, उन्होंने कहा है कि फैन ज़्यादा आ गए थे, ये वो बहाने बना रहे थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई उन्होंने कहा कि नहीं, यूएफए ही जो इंतज़ामिया थी वो नाकाम हुई थी और यूएफए के ऊपर बात आती है। तो उन्होंने अब एक तरह से एक जेस्चर दिया है कि हम लिवरपूल की जो सारे फैंस हैं उनको सारे टिकट्स जो के पैसे हैं वो वापस दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल, और इससे जो है वो थोड़ा सा खमियाजा एक तरह से वो अच्छी बात है, कंपनसेट कर रहे हैं। या एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है जी, आइए वो आपको दिखाते हैं। विक्टर ओसिमैन, मैं इनको ओसमान ही कहता हूँ, वैसे ये खैर आपको पता प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। अमेजिंग फीलिंग टू बी awarded the best 2022 foreign athlete in Italy. Thank you all for your support. God is the greatest. ओसिमैन ने ये कहा है अफरीदी, और किस तरह से देखते हैं, बड़ा ब्राइट फ्यूचर इनका नजर आ रहा है आगे। हाँ, इसका अगर नाम मतलब उर्दू में करे तो उस्मान ही बनता है। हाँ, उस्मान फाते बनता है, और उसी नाम पे रखा भी गया है, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश में जो है वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जी बिल्कुल, और आउटस्टैंडिंग सीजन अभी भी जा रहा है, ना सिर्फ 2022 इनका आउटस्टैंडिंग था, बेस्ट फॉरेन प्लेयर इन इटली अवार्ड मिला है और अभी भी जा रहा है। और जिस स्पीड से ये खेल रहे हैं और जिस तरह गोल स्कोर कर रहे हैं, बैलन डियोर के करीब भी जा सकते हैं। अगर मतलब सीरिया तो जीत ही जाएंगे नेपोली के साथ, 33 साल बाद जितवा देंगे सीरिया इनको। चैंपियंस लीग में भी अगर किसी तरह नॉकआउट कर दें बड़े टीम्स को तो उधर भी चांस है। तो नाम का काफी असर पड़ रहा है उन पे, विक्टर ओसिमैन का। हाँ, विक्ट्री जी हाँ, एग्जैक्टली, और फ्यूचर ब्राइट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्वीट है? अर्लिंग हालैंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि इनकी कोशिशें जो है वो कुछ अर्लिंग हालैंड्स एजेंट, बेसिकली देयर इज द प्रीमियर लीग एंड देयर इज रियल मैड्रिड, एंड रियल मैड्रिड हैज समथिंग ऑफ इट्स ओन that make it is the dreamland for the players. Madrid keeps this magic going. ये क्या जेस्चर दिया जा रहा है? ये खुद तो नहीं बोल रहे, लेकिन आवाज़ उनकी एजेंट की है, लेकिन अल्फाज जो है वो अर्लिंग हालैंड के लग रहे हैं मुझे। और एजेंट वही बोलता है, मतलब ऑब्वियसली वो एक स्पोक्समैन होता है। वही कह रहा हूं ना कि अल्फाज अर्लिंग हालैंड के ही हैं। काफी जाना चाह रहे हैं ये प्रीमियर लीग के लिए काफी एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट है एक तरह से, कि प्रीमियर लीग को कह रहे हैं कि हाँ आप होंगे दुनिया की बेस्ट लीग, लेकिन जो रियल मैड्रिड की बात है ना वो कुछ अलग ही है। और मैं तो ये पहले भी कहता रहा हूँ कि ला लीगा जो है वो बहुत ज़बरदस्त लीग है, और अगर कंपेयर वो सिर्फ वही जो हम पहले भी कहते रहे कि अपनी लैंग्वेज की वजह से शायद वो उसको इतनी अटेंडेंस नहीं मिल पाती या व्यूवरशिप नहीं मिल पाती जो कि प्रीमियर लीग को है, अदरवाइज बड़ी ज़बरदस्त लीग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और कंपैरेटिव भी है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, और मोस्टली यही है कि जो टेक्टिकली वो लीग बहुत साउंड है, फिजिकली प्रीमियर लीग बेहतर है।
एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे बाकी दुनिया में लीग्स होती हैं उसी तरह यहाँ पर भी ला लीगा जो है बड़ी ज़बरदस्त। और ये आपको लगता है इशारा दे दिया उन्होंने जाने का या फिर वैसी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो उनकी ख्वाहिश होगी। अगर उनका एजेंट कह रहा है कि ड्रीम लैंड है रियल मैड्रिड प्लेयर्स का, तो इससे यही साबित होता है कि ड्रीम लैंड जो है वो ला लीगा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है। बार्सिलोना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एनीवेज ये ट्वीट्स हैं और अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आपने ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखी होगी कि साइड पे जो स्पॉन्सर कुछ वो पड़े हुए थे आफरीदी। चले कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये स्पॉन्सर्स जो है वो किस तरह से बने होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, तो वो भी पता चल गया कि ये कारपेट का टुकड़ा होता है 3D जो आपको लग रहा होता है, उसमें वो लिपट गए और उन्होंने सेलिब्रेशन का एक अनोखा तरीका आफरीदी निकाल दिया। ये देखिए। हाँ, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और लेकिन ये स्पॉन्सर्स वाले शायद इस पे एक्शन लेके आपने हमारा क्यों किया, या बल्कि वो ज़्यादा नोटिस हुआ होगा। हाँ, ये भी है एक तरह से, वो ज़्यादा नोटिस हुआ होगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं शरारती जो कि कोई ना कोई अनोखा तरीका जानबूझ के करते था कि वो लाइमलाइट में आए। और ये नेक्स्ट हमारे पास बड़ी मज़ेदार वीडियो आई है, आपको वो दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं आफरीदी, ये तो पूरा सजदे में ही चले गए, बल्कि ज़मीन से ही लिपट गए बॉल रोकने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है उनका पाँव पीछे ना वो ज़मीन में स्टक हुआ था, जिसकी वजह से वो गिर, ये देखिए वो पाँव उनका टेढ़ा हुआ पीछे राइट, उसकी वजह से गिरे हैं। जबकि प्लेयर को यही लग रहा था कि ये क्या तरीका है रोकने का। हाँ, और वैसे काफ़ी अच्छी तरीके से रोका है। मतलब उन्होंने कहा है मेरे जान के ऊपर से गुजर जाओ, बॉल को गुजरने नहीं दूंगा। और प्लेयर वही शिकवा भी कर रहे थे रेफरी के साथ। लेकिन जो है वो अगर आपने देखा कि उनका पाँव जो था वो स्टक हुआ ज़मीन पे, जिसकी वजह से वो गिरे। ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब आप खेल रहे होते हैं। और इसके अलावा ये आज की कुछ ट्वीट्स और वीडियोस जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी आपके साथ शेयर की। यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 की लेग 2 के मुकाबले हमने आज का आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट भी कुछ मैचेस आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग, वो भी हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। गोल्डन बूट जो कि मंडे टू फ्राइडे आप देखते हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी के साथ। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।